हेलो बच्चों, आज हम एफईटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जे एफईटी जंक्शन एफईटी, जिसको सिंपली एफईटी भी कहा जाता है, दो प्रकार का होता है, एक एन चैनल एफईटी और एक पी चैनल एफईटी। किसी भी एफईटी को अगर देखा जाए तो इसे बनाने के लिए एक प्रकार के अर्धचालक की छड़ ले ली जाती है। यहाँ हमने एन टाइप के अर्धचालक की छड़ ली है। इस छड़ के विपरीत फलकों को विपरीत प्रकार की अशुद्धि से मादित किया जाता है। तो इतना क्षेत्र में पी प्रकार की अशुद्धि मादित कर दी गई है, इस क्षेत्र में भी पी प्रकार की अशुद्धि मादित कर दी गई है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पी टाइप अर्धचालक की छड़ लेते हैं तो इसके विपरीत फलकों पर एन प्रकार की अशुद्धि मादित कर दी जाती है। इस छड़ में 3 टर्मिनल बनाए जाते हैं, एक सोर्स कहलाता है, एक ड्रेन कहलाता है और एक गेट कहलाता है। सोर्स एफईटी का वो टर्मिनल होता है जिसके द्वारा आवेशवाहक छड़ में प्रवेश करते हैं। टर्मिनल बाय विच चार्ज कैरियर्स एंटर द बार। ड्रेन इस छड़ का वो सिरा है जिसके द्वारा आवेशवाहक छड़ से बाहर निकलते हैं। ड्रेन इज द टर्मिनल ऑफ बार बाय विच चार्ज कैरियर्स comes out from the bar, or we can say charge carriers leave the bar. एन टाइप की बार में जो अपोजिट टाइप की अशुद्धि मिलाई गई थी, विपरीत प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई थी, ये क्षेत्र कहलाता है गेट। पी टाइप में ये जो एन टाइप की अशुद्धि मिलाई जाएगी, ये क्षेत्र कहलाता है गेट। ये दोनों पी प्रकार की अशुद्धि वाले क्षेत्र इंटरकनेक्टेड होते हैं, आंतरिक रूप से युग्मित होते हैं, जिसके कारण अगर हम किसी एक टर्मिनल को बैटरी से जोड़ते हैं तो दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली बैटरी से जुड़ जाता है। इसे कहा जाता है एन चैनल एफईटी। अब ये चैनल क्या हुआ? सोर्स और ड्रेन को जोड़ने वाला पार्ट जो गेट के बीच में सैंडविच होता है। सोर्स और ड्रेन को जोड़ने वाला वो पार्ट जो गेट के बीच में सैंडविच होता है, यानी गेट के बीच में आता है, उसे हम कहते हैं चैनल। तो ये चैनल जिस टाइप के सेमीकंडक्टर की बनी होती है उसी तरह का एफईटी होगा। यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की चैनल बनी है, इसलिए एफईटी कहलाएगा एन चैनल एफईटी। यहाँ पर ये सोर्स ले लें, ये ड्रेन हो गया और ये गेट हो गया। यहाँ पर जो चैनल बनी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी है, इसलिए ये एफईटी कहलाएगा पी चैनल एफईटी। जब हम इनके सिंबल की बात करते हैं तो एफईटी का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। चाहे वो पी टाइप हो, चाहे वो पी चैनल हो, चाहे एन चैनल हो, इस तरह से एफईटी का सिंबल बनाया जाएगा। एन चैनल और पी चैनल में डिफरेंस दिखाने के लिए गेट पर ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया। इसी तरह से इसमें ये सोर्स, ये ड्रेन और ये गेट। गेट पर एरो साइन लगाया जाता है। जिस तरह से बीजीटी में एमीटर पर एरो साइन लगाया जाता है, उसी तरह से एफईटी में गेट पर एरो साइन लगाया जाता है। अगर ये एरो साइन अंदर जाता हुआ है तो हम कहेंगे कि ये एन चैनल एफईटी होगा। इसको याद रखने के लिए हम तरीका देख सकते हैं कि अगर हम किसी बैटरी को लेते हैं तो बैटरी में नेगेटिव की तरफ एरो साइन हमेशा एंटर करता हुआ होता है, इसलिए अगर गेट में ये एरो साइन एंटर करता हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा एफईटी एन चैनल एफईटी है। इसी तरह से अगर ये एरो साइन बाहर निकलता हुआ है, तो अगर हम देखेंगे कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल है उससे एरो साइन बाहर निकलता है, तो ये होता है पी चैनल एफईटी। तो ये एफईटी के दो टाइप्स हो गए। अब एफईटी की बाइसिंग किस तरह से की जाती है, यानी एफईटी को सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए अगर हम एक एफईटी को, किसी भी एक एफईटी को लेकर हम चल रहे हैं, हमने एन चैनल एफईटी को लिया है। एन चैनल एफईटी में ये पोर्शन गेट का हो गया, ये हमने सोर्स ले लिया और ये हमने ड्रेन ले लिया, ये गेट। गेट, सोर्स और ड्रेन को जब हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं
तो गेट की वोल्टेज को सोर्स के रेस्पेक्ट में इस तरह से रखा जाता है कि गेट रिवर्स बायस्ड रहे विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। यानी गेट और सोर्स को बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एस के सापेक्ष गेट हमेशा उत्क्रमित बायसित रहे। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो गेट पी टाइप का होगा और पी टाइप को रिवर्स बायस में करने के लिए बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर गेट एस के रेस्पेक्ट में रिवर्स बायस में होता है। मीन्स गेट शुड बी, दिस इज इन रिवर्स बायस्ड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। ये गेट के लिए प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से अगर अपन ड्रेन की बात करें तो हमने अभी सोर्स और ड्रेन की जो डेफिनेशन देखी थी, परिभाषा देखी थी। सोर्स की डेफिनेशन ये थी कि यहाँ से चार्ज कैरियर बार के अंदर एंटर करने चाहिए, आवेशवाहक छड़ के अंदर आने चाहिए। और ड्रेन की डेफिनेशन थी कि आवेशवाहक छड़ को छोड़कर बाहर निकलने चाहिए। तो ड्रेन की वोल्टेज एस के सापेक्ष हमेशा इस प्रकार की लगाई जाती है ताकि आवेशवाहक एस से डी की तरफ गति करे। ये एन टाइप का बार है। एन टाइप में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल। जब भी हम एफईटी को कॉमन सोर्स सर्किट में जोड़ते हैं, गेट वोल्टेज हमेशा सोर्स के रेस्पेक्ट में रिवर्स बायस में होनी चाहिए और ड्रेन वोल्टेज इस तरह से होनी चाहिए कि चार्ज कैरियर्स एस से डी की तरफ मूव करें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ, ये एन और ये पी। जहाँ भी पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स की नंबर ग्रेडियंट होने के कारण, यानी संख्या में भिन्नता होने के कारण, आवेशवाहक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ गति करने लगते हैं और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण पी एन जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर बनती है। तो अगर हम डिप्लीशन लेयर की बात करें तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत कुछ इस प्रकार की बनती है। हमने गेट को एस के सापेक्ष उत्क्रमित बायसित कर दिया यानी पूरे पी प्रभाग में उत्क्रम बायस है, इस भी पूरे पी प्रभाग में उत्क्रम बायस है। लेकिन ये उत्क्रम बायस की वोल्टता पूरे प्रभाग में एक जैसी नहीं होती है। उत्क्रम बायस की वोल्टता ड्रेन की तरफ अधिक होती है और स्रोत की तरफ कम होती है, जिसके कारण ड्रेन की तरफ अवक्षय परत ज़्यादा मोटी हो जाती है और स्रोत की तरफ अवक्षय परत की चौड़ाई कम रह जाती है। चूँकि पी प्रभाग हाईली डोप्ड था, बहुत ज़्यादा मादित था, यानी पी प्रभाग में अशुद्धि की मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो एन प्रभाग में यानी इस चैनल वाले भाग में अधिक होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम कोई भी पीएन जंक्शन डायोड देते हैं तो अगर इस भाग में अशुद्धि अधिक है तो जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो इसके अपोजिट साइड में ज़्यादा विड्थ की बनती है और इस यहाँ पर कम चौड़ाई की होती है। तो इसी तरह से ये बहुत अधिक डोप्ड होने के कारण, हाईली डोप्ड होने के कारण अवक्षय परत एन प्रभाग में अधिक बनती है और अवक्षय परत की चौड़ाई ड्रेन की तरफ ज़्यादा होगी, सोर्स की तरफ कम होगी। इसका कारण हम समझे। जब हम सपोज करिए कि गेट और सोर्स दोनों ही ग्राउंडेड हैं, यानी हमने इन दोनों के बीच में कोई भी वोल्टता आरोपित नहीं की है, उस समय ड्रेन और सोर्स की वोल्टता के बारे में देखा जाए तो सोर्स के सापेक्ष ड्रेन उच्च वोल्टता पर होता है। अतः इस छड़ में एस से लेकर डी तक प्रतिरोध में भिन्नता होती है। अगर हम इसे एक प्रतिरोध माने एस से डी तक, इस तरह से एक प्रतिरोध माना जाए, ये एस और ये डी सिरा, इन दोनों को जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया है तो डी सिरा है पॉजिटिव और एस सिरा है नेगेटिव, यानी डी सिरा उच्च विभव पर है, एस सिरा निम्न विभव पर है। जैसे जैसे हम प्रतिरोध में आगे बढ़ते जाएंगे
वोल्टता पतन अधिक होता जाएगा, जिसके कारण हर एक भाग में वोल्टता के मान में लगातार कमी आती जाएगी। तो ये एन प्रभाग होने के कारण और पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा होने के कारण इस भाग में उत्क्रम बायस की प्रधानता अधिक होती है और यहाँ पर उत्क्रम बायस का प्रभाव कम होता है। यही कारण है कि अवक्षय परत की चौड़ाई ड्रेन की तरफ अधिक होती है और स्रोत की तरफ कम होती है। अब हम कहते हैं कि जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है। तो वोल्टता नियंत्रित युक्ति होने का मतलब क्या है? सपोज करिए कि अब ये जो VGS है और इसे हम कहते हैं VDS, VGS को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो जैसे जैसे VGS को बढ़ाया जाएगा तो G पर रिवर्स बायस इंक्रीज़ होता जाएगा, उत्क्रमित बायस बढ़ता जाएगा। इस कारण इस अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती जाएगी और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण इसके बीच का जो चैनल था उसकी चौड़ाई घटती जाएगी और आवेश वाहकों को S से D की तरफ मूव करना। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इसी चैनल से होते हुए D की तरफ जाना है। अगर इस चैनल की विड्थ कम होती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो S से D की तरफ जा रहे हैं उसमें भी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी, जिसके कारण धारा ID में कमी आती है। तो इस कारण जो इनपुट वोल्टेज है, निवेशी वोल्टता है, वो निर्गम धारा को नियंत्रित करती है। इसलिए हम कहते हैं कि एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है। ये एफईटी के बारे में हो गया। यहाँ दो अवक्षय परतों का निर्माण होगा और इन अवक्षय परतों के बीच के क्षेत्र से आवेश वाहक S से लेकर D की तरफ गति करते हैं। अब हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और यही कारण है कि इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी यहाँ पर G और S के बीच में वोल्टता आरोपित करने पर इस डिप्लीशन लेयर के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ निर्मित होता है वो आवेश वाहकों की संख्या को नियंत्रित करता है। इसी कारण इस ट्रांजिस्टर का नाम दिया जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं। ये हमने लिया एक एफईटी, और एरो साइन अगर अंदर की तरफ है इसका मतलब है एन चैनल एफईटी है। ये सोर्स ले लिया, ये ड्रेन ले लिया और ये गेट। गेट और सोर्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि गेट सोर्स के रेस्पेक्ट में रिवर्स बायस में रहे। तो गेट को हम जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि एन चैनल एफईटी है इसलिए गेट किस टाइप का होगा? पी टाइप का होगा। इसे नेगेटिव से, और वेरिएबल बैटरी हो गई। इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं VGG, क्योंकि ये गेट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। G और S के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। ये वोल्टमीटर मेजर करता है VGS को। ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, इसलिए VGS का सिरा नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक इसी तरह से आउटपुट सर्किट में हमें एक तो करंट को मेजर करना है, दूसरा D और S के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है। तो D और S के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं एक वोल्टमीटर जो VDS को मेजर करेगा। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। यहाँ पर हमने जोड़ दिया एक मिली एमीटर और इसके बाद इन्हें जोड़ दिया जाता है एक बैटरी से। सोर्स के रेस्पेक्ट में ड्रेन को इस प्रकार रखा जाता है कि चार्ज कैरियर्स आवेश वाहक S से D की तरफ मूव करें। तो यहाँ पर ये एन चैनल एफईटी है इसलिए S भी N प्रकार का है, D भी N प्रकार का है।
और इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए डी को बैटरी के पॉजिटिव से और एस को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। ये भी वेरिएबल बैटरी है, इसे हम नाम दे देते हैं VDD। बैटरी के पॉजिटिव से मिली एमीटर का ये टर्मिनल जुड़ा है, इसलिए इसे पॉजिटिव कह दिया, ये नेगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव से आगे चले तो VDS का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गया एन चैनल FET का। इस एन चैनल FET में हम देख रहे हैं यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट कहलाएगा ID। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, VGG, ID और VDS। इन्हीं में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अगर VGS को कांस्टेंट रखते हुए, VGS हो गया इनपुट वोल्टेज, ID आउटपुट करंट, VDS आउटपुट वोल्टेज। तो 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। निर्गम अभिलाक्षणिक। निर्गम अभिलाक्षणिक जहाँ शब्द आता है इसका मतलब है कि निर्गम धारा और निर्गम वोल्टता के बीच ग्राफ प्लॉट हुआ होगा। लेकिन इनपुट में क्या कांस्टेंट रखा जाएगा? तो इनपुट में कांस्टेंट रखा जाएगा निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज। जब हम इनपुट करंट ID और इनपुट वोल्टेज VDS में ग्राफ प्लॉट करते हैं VGS को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये ग्राफ कहलाते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, VGS को 0 रखा और VGS को 0 रखते हुए VDS को इंक्रीज़ करते गए। जैसे जैसे VDS इंक्रीज़ होता गया वैसे वैसे ID में ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। ये VGS = 0 के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे जैसे VDS को बढ़ाया ID लीनियरली बढ़ता है और उसके बाद ID कांस्टेंट हो जाता है और एक वैल्यू के बाद ID तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है फॉर VGS = 0। इस ग्राफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये रीजन कहलाता है ओमिक रीजन। इस रीजन से पहले की अगर बात करी जाए तो इस रीजन में करंट ऑलमोस्ट VDS के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये रीजन कहलाता है ओमिक रीजन। इसे ओमिक रीजन कहने का कारण ये है कि इस क्षेत्र में V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ है ये। तो यहाँ पर वोल्टता और करंट ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसलिए ये क्षेत्र कहलाता है ओमिक क्षेत्र। वह न्यूनतम वोल्टता जिसके बाद ID लगभग नियत होना शुरू हो जाती है, इसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये कहलाएगा VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से पिंच बनाते हैं चुटकी, तो ये पिंच कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर में क्या चेंज हो रहा है जिसके कारण हम इसे पिंच कहते हैं, ये हम अभी FET से समझते हैं। ये हमारा FET का डायग्राम। ये दोनों साइड अपोजिट टाइप की डोपिंग जिसे हम गेट कहते हैं। यहाँ पर बनी हुई है हमारे पास डिप्लीशन लेयर। ये सोर्स, ये ड्रेन और ये हो गया गेट।
VGS को 0 रखा गया है, यानी गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की गई है। इस समय जैसे जैसे हम D और S के बीच की वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, D पॉजिटिव है, S नेगेटिव है, तो जैसे जैसे आप इस VDS को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज़ होने लग जाती है, जिसके कारण ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ होगी और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी हो जाती है कि दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को के कांटेक्ट में आ जाती है। ये पोजीशन कहलाती है पिंच ऑफ। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने VDS को इंक्रीज़ किया, यहाँ जो चार्ज कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, शुरुआत का डायग्राम बनाएं। शुरुआत में डिप्लीशन लेयर की स्थिति इस तरह की थी। जैसे जैसे D और S के बीच की वोल्टेज बढ़ती है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं, त्वरित होना शुरू हो जाते हैं और तेज़ी से S से D की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे S और D के बीच में वोल्टेज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर S से D की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए करंट लीनियरली बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुछ समय बाद आकर ID की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है और एक वोल्टेज ऐसी आ जाती है कि जब ये इस तरह से कांटेक्ट में आ जाती हैं, उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, आवेशवाहकों की संख्या बहुत सीमित हो जाती है। अब इसके बाद जब हम VDS बढ़ाते हैं, इसके बाद VDS बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर जो एक पॉइंट पर मिल रही थी, इस तरह से जो डिप्लीशन लेयर केवल एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही थी, अब वो डिप्लीशन लेयर इस तरह से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यानी डिप्लीशन लेयर का जो कांटेक्ट वाला एरिया है वो बढ़ना शुरू होता है। अभी भी इसमें इतना स्पेस रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स S से D की तरफ मूव कर सकें, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो लिमिटेड हो गया। लिमिटेड होने के कारण जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम D और S के बीच में वोल्टेज लगातार बढ़ाते रहें तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी मिल जाती है कि जब ये मूव करेंगे तो अपने आगे आने वाले और एटम्स को आयनाइज कर देते हैं और कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये रीजन ब्रेक डाउन हो जाता है, इस क्षेत्र का भंजन हो जाता है और आवेशवाहक तेज़ी से S से D की तरफ गति करते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं जंक्शन ब्रेकडाउन, संधि का भंजन, या फिर एवलांच ब्रेकडाउन। और इसके कारण धारा के मान में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जिस क्षेत्र में ID और VD के बीच में रिलेशन लीनियर होता है वो क्षेत्र तो कहलाता है ओमिक क्षेत्र। जहाँ पर VDS बढ़ाने पर भी ID के मान में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है, यानी ID लगभग कांस्टेंट होती है, ये क्षेत्र कहलाता है सैचुरेशन रीजन या फिर कांस्टेंट करंट रीजन, नियत धारा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र, या फिर कांस्टेंट करंट रीजन, नियत धारा क्षेत्र, या इसे एम्पलीफायर रीजन भी कहा जाता है, एम्पलीफायर रीजन। क्योंकि अगर FET को एम्पलीफायर की तरह से काम लेना है तो हमें इसी क्षेत्र में काम लेना होता है। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये VGS बराबर 0 के लिए VDS मैक्सिमम की वैल्यू होगी और किसी भी FET पर VDS मैक्सिमम की वैल्यू लिखी होती है। हमें इस वोल्टता से अधिक वोल्टता पर FET को काम में नहीं लेना चाहिए। अब जैसे जैसे VGS को इंक्रीज़ किया जाता है, अभी तो हमने VGS को 0 रखा था,
अब जैसे जैसे VGS को इंक्रीज़ किया जाएगा तो गेट पर रिवर्स बायस बढ़ेगा। गेट पर रिवर्स बायस बढ़ेगा तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ेगी। तो सपोज़ करो कि VGS बराबर 0 पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी VGS बराबर 0 पर। अब जब हम VGS बराबर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट कर दें तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी और डिप्लीशन लेयर की विड्थ अब ये हो गई। फिर और VGS को बढ़ाया जाए तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके ये जो चैनल का बीच का स्पेस है ये लगातार कम होता जाएगा। तो जब हम VGS को बढ़ाते हैं तो लगातार ID के मान में भी कम होता है। तो अगर VGS को बढ़ाया जाता है तो ID का ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। ये लिख दें हम VGS बराबर -1 वोल्ट। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो गेट है वो S के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, यानी रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। अगर VGS की वैल्यू को और बढ़ाई जाए तो ID की वैल्यू में लगातार कमी आएगी। ये हो गया VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सब पॉइंट पिंच ऑफ वोल्टेज के होंगे। तो अगर पिंच ऑफ वोल्टेज के पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो हमें इस तरह का एक कर्व मिलता है। ठीक इसी तरह से और अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो इस तरह के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमें VGS की इंक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए मिलते हैं। दो रीजन में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एक रीजन ये ओमिक रीजन हो गया, एक रीजन इधर का सैचुरेशन रीजन हो गया या कट ऑफ रीजन, सॉरी कांस्टेंट करंट रीजन हो गया या एम्पलीफायर रीजन हो गया। ये जो सारा रीजन है ऊपर का ये पूरा रीजन ये सब। तो अगर ओमिक रीजन के लिए वोल्टेज को देखा जाए तो ओमिक रीजन के लिए वोल्टेज पर VDS 0 से बड़ा होना चाहिए और VP से छोटा होना चाहिए। ये वोल्टेज का रिलेशन होना चाहिए फॉर ओमिक रीजन। VDS की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और VP से छोटी होनी चाहिए। तो ये ओमिक रीजन कहलाएगा। ये इधर का ये सारा रीजन ओमिक रीजन कहलाता है। इसके बाद का जो रीजन है इस तरफ का रीजन ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन के लिए VDS पर शर्त क्या होनी चाहिए? फॉर सैचुरेशन रीजन VDS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VP, यानी VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VP होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ VGS भी लगा हुआ है। तो यहाँ जो रिलेशन हमें मिलता है वो मिलता है VDS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VP। ये सैचुरेशन रीजन के लिए वोल्टेज का रिलेशन आ गया। इन दोनों में FET को ऑपरेट किस तरह से किया जाता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्लोप है I और D के बीच का, ये स्लोप हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे VGS की वैल्यू को चेंज किया जाता है FET का रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर FET एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह से यूज़ में लिया जा सकता है। वेरिएबल रजिस्टर यानी ओमिक रीजन में FET को परिवर्ती प्रतिरोध की तरह से उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे VGS की वैल्यू कम होती जा रही है स्लोप लगातार चेंज होता जा रहा है और स्लोप चेंज होता जा रहा है इसका मतलब FET का प्रतिरोध परिवर्तित होता जा रहा है। अगर सैचुरेशन रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर FET को एम्पलीफायर की तरह से उपयोग में लाया जाता है, प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब जब VGS की वैल्यू 0 है उस समय अगर यहाँ पर ID की वैल्यू देखी जाए तो ये ID की वैल्यू मैक्सिमम है। व्हेन VGS इक्वल्स टू 0 value of ID is maximum at pinch of voltage and this value is known as IDSS। मीन्स यहाँ जो हमने IDSS लिखा है
इसका मीनिंग क्या है? IDSS इज मैक्सिमम ड्रेन करंट, मैक्सिमम ड्रेन करंट। आप देखिए VGS की सभी वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमम ड्रेन करंट हमें यही मिलता है, मैक्सिमम ड्रेन करंट इन पिंच ऑफ रीजन। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज पिंच ऑफ रीजन। तो इसके 3-4 नाम हैं इस क्षेत्र के। इसे हम सैचुरेशन रीजन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट करंट रीजन भी कह सकते हैं, एम्पलीफाई रीजन भी कह सकते हैं, या पिंच ऑफ रीजन भी कह सकते हैं। सो IDSS इज मैक्सिमम ड्रेन करंट इन पिंच ऑफ रीजन when VGS इक्वल्स टू 0। जब VGS 0 होता है उस समय पिंच ऑफ रीजन में मैक्सिमम ड्रेन करंट IDSS कहलाता है। यहाँ पर जो IDSS यानी ये जो 3 सबस्क्रिप्ट में वर्ड लिखे हैं, इनका मतलब है ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। देखिए अगर हम एन चैनल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे, तो जो करंट होगी वो ड्रेन से सोर्स की तरफ आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करते हैं तो करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ होगी, इसलिए इस करंट को क्या कहा गया है? ड्रेन सोर्स। और सैचुरेशन क्यों है? क्योंकि इस रीजन में ड्रेन करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। और इसे कहते हैं हम शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, या इसका दूसरा नाम है शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। ड्रेन करंट तो इसलिए क्योंकि ड्रेन से फ्लो हो रही है, ID है। और शॉर्टेड गेट यानी गेट और एस को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है। मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, तो अगर 2 टर्मिनल्स को इस तरह से ओपन छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर I की वैल्यू 0 होती है, और अगर 2 टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब हम VGS को 0 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने G और S को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इसीलिए ये कहा जा रहा है शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। ये IDSS की वैल्यू होगी। अब अगर अपन एक और रीजन इसमें देखें, एक और रीजन यहाँ कहा जा सकता है जिसके लिए ID की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये रीजन। इस रीजन को कहा जाता है कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र। तो जो पूरा ग्राफ है इसे 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट रीजन इज ओमिक रीजन, सेकेंड रीजन इज सैचुरेशन रीजन, एंड थर्ड रीजन इज कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी VDS की? कट ऑफ रीजन के लिए VDS पर प्रॉपर्टी ना लगाकर हम VGS पर लगाते हैं। मीन्स कट ऑफ रीजन कौन सा रीजन हो गया? फॉर विच VGS इज मोर नेगेटिव देन VP। यहाँ पर हमने पिंच ऑफ वोल्टेज देखी। अगर VGS की वैल्यू VP से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, उस समय सर्किट में ID की वैल्यू 0 हो जाती है, और इस अवस्था में जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में कहलाता है, इसलिए ये रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन। ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया FET का। ये FET का सर्किट डायग्राम। उसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट voltage when input voltage is kept constant. This graph is divided into 3 regions. First is ohmic region, second is saturation region or constant current region, or we can say amplifier region or pinch off region, and third is cut off region. In pinch off region we find a current which is called IDSS, which is maximum drain current, अधिकतम ड्रेन धारा। अगर हम
VGS के साथ ID का रिलेशन देखें, यानी VGS में वृद्धि के साथ ID में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो VGS के साथ ID में परिवर्तन परवलयिक रूप से होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं सैचुरेशन रीजन में, दैट इज ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अगर VGS इक्वल हो जाए VP के, इफ़ VGS इक्वल्स टू VP देन ID इक्वल्स टू 0। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम गेट पर सोर्स के रेस्पेक्ट में इतनी ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं कि ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होकर इस तरह से कांटेक्ट में आ जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है वो हाई रेजिस्टिव रीजन होता है, उच्च प्रतिरोध वाला क्षेत्र होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सोर्स से ड्रेन की तरफ नहीं जा पाते और ID की वैल्यू 0 हो जाती है। ये क्षेत्र कहलाता है अंतक क्षेत्र। इस समय जो VGS की वैल्यू है इसे हम VGS ऑफ B कहते हैं। VGS ऑफ मीन्स इस समय ID की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो सर्किट है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो यही फॉर्मूला हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ का होल स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस। यहाँ पर ID ड्रेन करंट है, किसी भी VGS की वैल्यू पर IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट है जब गेट शॉर्टेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब VGS की वैल्यू 0 है। VGS कोई भी एक वैल्यू इसमें से हम ले सकते हैं, लेकिन जो IDSS है वो केवल VGS बराबर 0 पर ही होगी। और VP है पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जिसके बाद से ID की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है, वो मिनिमम वोल्टेज कहलाती है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व मीन्स ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स स्थानांतरित अभिलाक्षणिक। तो हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन ID है निर्गम धारा और VGS है निवेशी वोल्टता, दिस इज़ आउटपुट करंट एंड दिस इज़ इनपुट वोल्टेज। इसलिए इस ग्राफ को कहा जा रहा है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक पैरामीटर तो आउटपुट का है और एक पैरामीटर इनपुट का है। अगर VGS की वैल्यू 0 है तो हम देखते हैं कि ID की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसे हम IDSS कहते हैं। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं जब VGS की वैल्यू 0 है तो ID की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, जिसे हम IDSS कहते हैं। अब जैसे जैसे VGS को इंक्रीज़ किया जाता है ID की वैल्यू इस फॉर्मूले के साथ डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे VGS इंक्रीज़ होता जाएगा ID की वैल्यू 1 माइनस VGS अपॉन VP स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी पैराबोलिक फॉर्म में डिक्रीज़ होती जाएगी। और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हमें इस तरह से मिलते हैं। VGS की वो वैल्यू जहाँ पर ID की वैल्यू 0 हो जाती है इसे हम कहते हैं VGS ऑफ। यानी हम VGS को नेगेटिव में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि VGS रिवर्स बायस का है, इसलिए हमने इस ग्राफ को इस तरफ प्लॉट किया है। तो जैसे जैसे हम VGS को रिवर्स बायस में बढ़ाते जाएंगे होगा क्या कि जो डिप्लीशन लेयर है चैनल में
उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे VGS बढ़ता जाएगा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी दोनों साइड में। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब डिप्लीशन लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी और कोई भी चार्ज कैरियर सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, उस पोजीशन में ID की वैल्यू 0 हो जाती है और VGS का ये मान कहलाता है VGS ऑफ। VGS ऑफ का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ VGS ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। VGS का परिमाण हमेशा पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, ये ID और ये है हमारे पास PDS, यहाँ पर ये पिंच ऑफ वोल्टेज है VP, ये वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज हो गई। तो VGS और VP का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है। ये हमारे पास हो गया ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET।